Hello everyone, welcome back to Alliance IS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021 एंड आज हम अपने डे 26 के सेशन में हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता ही होगा कि कल जो हमने सेशन कंडक्ट किया था वहाँ पे हमने अपना रिवीजन टेस्ट जो कंडक्ट किया था जिसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। और आज जो सेशन है इसमें हम देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे और आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा जिस आप लोगों ने इंथुजियाज़म्स के साथ अपने पार्टिसिपेशन किया, स्कोर भी आपका उतना ही अच्छा होगा। सो चलिए इस सेशन स्टार्ट करते हैं। जो लोग आज का सेशन देख रहे हैं या फिर जिनका कल का टेस्ट मिस हो गया तो वो आज भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं इन केस इफ दे वांट। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको पता ही होगा, डिस्कस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो पहला था आपका ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड अ चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बी था आपका ही ऑल्सो इज़ द प्राइमरी लॉयर रिप्रेजेंटिंग यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सी था द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अ स्पेसिफाइड टेन्योर फॉर अटॉर्नी जनरल एंड द डी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मेंशन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल। जो अटैम्प्ट करना चाहते हैं वो इसको भी पॉज करके अटैम्प्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ऑलरेडी जिन्होंने कल अटैम्प्ट किया था उनको आंसर देखने का टाइम आ चुका है, तो इसका आंसर होगा आपका सी। सी क्यों होगा आपका आंसर? क्योंकि हमने अटॉर्नी जनरल पहले जब डिस्कस किया था तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि पहला बिल्कुल सही है, जो कंट्री का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो आपका अटॉर्नी जनरल कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट को एडवाइस करता है लीगल मैटर्स में, बिल्कुल सही। ओके, और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये कोर्ट्स में जब किसी भी केस में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, तीसरा जो था वो आपको गलत इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफाइड टेन्योर नहीं बता रखा है अटॉर्नी जनरल का। ओके, इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। और जो लास्ट वन है वो सही है क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोसीजर और ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल भी अटॉर्नी जनरल के नहीं बता रखे हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाता है। तो इसके साथ ही यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे बताना होगा, क्योंकि आज हम क्वेश्चन ऑब्वियसली आप लोग अपने आंसर्स चेक कर रहे हैं बट स्टिल जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आज वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आपका पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको बताना है कि अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है। सिंपल है, पॉज करिए, आंसर अपना चेक कर लीजिए, आई मीन आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैरोजा विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज द, सैरोजा क्या है? अ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट, अ मेडिसिनल प्लांट, एन एक्सकेवेटेड हड़प्पन साइट, नन ऑफ द अबव। मैंने देख रही थी जो जिन जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए थे तो इवन उन लोगों ने ये तक लिखे हैं कि लाइक कि ये अगर आंसर इसका ये नहीं है तो आंसर उसका क्या है। सो इसका आंसर आपका होगा डी, क्योंकि आपका सैरुजा जो है एक साइक्लोन का नाम है। ओके, और आप लोगों ने मेंशन भी करा हुआ है अपने आंसर्स में, विच इज़ वेरी गुड। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। इनकरेक्ट बताना है। पहला है क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। दूसरा है सिविल कंटेम्प्ट इज द रिटर्न और स्पोकन वर्ड और एनी एक्ट दैट स्कैंडलाइजेज द कोर्ट or lowers its authority or prejudices or interferes with the due course of the judicial proceeding or interferes/obstructs the administration of the justice। आपके ऑप्शंस थे ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका सी, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए आपको पूछा गया था इनकरेक्ट बताना है और बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इंटरचेंज कर दिए गए थे। ऊपर वाला जो आपका डेफिनेशन है वो सिविल कंटेम्प्ट का है और जो बी वाला है वो आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट का डेफिनेशन है। बाकी आपका डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है पूरा, बस आपका ये ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया गया था तो इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। ओके, इसलिए आपके दोनों गलत हो जाते हैं, बोथ यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे, तो इसका आंसर सी होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके साथ ही। सो बहिष्कृत हितकर्णी सभा वॉज इस्टेब्लिश बाय, आपको बताना है इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले, नन ऑफ द अबव। सो आप लोगों का आंसर देखते हैं सही होगा कि नहीं। इसका आंसर है ए, विच मीन्स बी आर अम्बेडकर ने इसे इस्टेब्लिश किया था। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। सो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। पहला है आपका द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर 3 सर्विसेज। बी है आपका द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो
इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला बिल्कुल सही है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है आपकी, ओके, और डिफेंस मिनिस्ट्री में, और इसके जो चेयरमैन होंगे वो आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे। ये आपका लॉजिक से भी बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपको पूरा ऊपर वाला स्टेटमेंट पता होता कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो चेयरमैन ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यहाँ पे कंसिडर करे जाएंगे। सो 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो पहला है ही डज होल्ड ऑफ हिज ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एज ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। सेकेंड है आपका द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। सो आपके ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। तो इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स आपके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो गलत क्यों है? देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है, इलेक्शन कमिश्नर जो है आपका वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में ऑफिस होल्ड नहीं करता है। ये बात सच है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट के प्लेजर में ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ओके। सो अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लेजर पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेजर पे वही लोग आपको दिखेंगे ऑफिस होल्ड करते हुए जिनका टेन्योर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किया गया है। सो इसके साथ ही आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट, नंबर 2, कि आपको यहाँ पे बताना होगा कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है। बहुत इजी है, आई नो बहुत इजी है, बट स्टिल चलिए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं ये, तो इनके आर्टिकल्स तो लाइक आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तो आप एकदम लिख देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स बॉर्डर्स विद कैस्पियन सी। पहला है तुर्कमेनिस्तान, दूसरा है सीरिया, तीसरा था टर्की, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। कौन बॉर्डर शेयर करता है? याद रखिएगा, करता है पूछा है यहाँ पे, ना करता है नहीं पूछा। सो इसका आंसर था आपका ए, तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि इन यहाँ पे जो ऑप्शंस थे ना, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बोला गया था कि इनमें से कौन करता है ना, तो जो ऑप्शन दिए गए इनमें से तुर्कमेनिस्तान करता है, ठीक है। सीरिया टर्की नहीं करता था। सो इसलिए आपका आंसर ये हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो ये है कि आपको बताना है कि सीरिया और टर्की इन दोनों की कैपिटल्स आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। पता होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो गूगल करके लिखिए, बट आपको ये कैपिटल्स काफ़ी हद तक आपको पता होनी चाहिए। सीरिया न्यूज़ का पार्ट हमेशा से रहा है, डिस्टर्बेंस की वजह से जो उस पर होती डिस्टर्बेंस जो रहती है वहाँ। दूसरा, टर्की आजकल न्यूज़ में था, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विल लिवाई ग्रीन टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, थर्ड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो ग्रीन टैक्स जब हमने किए तो हमने आई गेस पहला जो सेशन था उसी में डिस्कस किया था ग्रीन टैक्स। सो इसका आंसर तो बहुत आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर था आपका बी, विच मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये आप लॉजिक से भी सही कर लेते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे लग रहा है तो रोड ट्रांसपोर्ट वाले ही इसको लगाएंगे। सो इसको हमने क्योंकि डिस्कस किया है तो ज़्यादा क्या डिस्कस करना इसके बारे में। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल डेफिशिएंट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ वेल द गवर्नमेंट इज मैनेजिंग इट्स फाइनेंसेस। सेकेंड इज इट रिफ्लेक्ट्स द टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। अब आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, कौन सा इनकरेक्ट है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। तो इसका आंसर था आपका डी, विच मीन्स आपका कोई स्टेटमेंट गलत नहीं था, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये फिजिकल डेफिसिट की आपकी एप्लीकेशन जो किस तरीके से आपका ये एक इकोनॉमी में काम करता है उसके बारे में बताया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही थी। फिजिकल डेफिसिट एक इंडिकेटर होता है कि गवर्नमेंट कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रही है, और ये भी बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी कितना बोरो करेगी एक फिजिकल ईयर में। तो आपके लिए इसलिए आपका आंसर नन होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था। अब आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 4 कि फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, जो भी है वो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई नो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, सो रिकॉल करिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वल विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। तो पहला है आपका इक्वलाइजेशन लिवाई इज अ डायरेक्ट टैक्स विच इज़ विदहेल्ड एट अ टाइम ऑफ पेमेंट बाय द सर्विस रेसिपिएंट। दूसरा है द कंप्लाइंस ऑफ द लेवाई हैज़ नॉट बिन टू नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर। आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो इसका जो आंसर था आपका वो होगा आपका ए ओनली,
क्योंकि ये आपका जो इक्वलाइजेशन लेवाई है ये आपका नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर पे भी लग गया था, ओके, लगता है, इसीलिए आपका इसका आंसर ए ओनली होगा। अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि गाफा टैक्स आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है। गाफा की ऑब्वियसली यहाँ पे एक फुल फॉर्म है और ये कौन सी कंट्री ने लगाया है, ओके। सो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर बॉर्डर विद ब्लैक सी, कौन नहीं करता है, याद रखिए कौन नहीं करता है। सर्बिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमेनिया। सो आपको बताना है कौन सी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सो इसका आंसर था आपका ए, विच मीन्स सर्बिया आपका बॉर्डर शेयर नहीं करता है ब्लैक सी के साथ, ओके। एक बार एटलस खोल के ब्लैक सी, कैस्पियन सी को ज़रूर देख लीजिएगा दोबारा से। अगर आपका आंसर सही भी हुआ है फिर भी स्टिल आप एक बार इसको चेक कर लीजिए एटलस पे, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन तो छोड़िए, एक आपको आइडिया लग जाएगा और कंट्रीज़ का भी आइडिया लग जाता है। सो एक बार एटलस खोलने ज़रूर, मतलब बेसिक मोटो ये है कि एटलस खोलिए अपनी बस। सो इसके साथ ही 12th क्वेश्चन, सना मरीब एंड ई प्लेसेस विच वर इन न्यूज़ रिसेंटली आर रिलेटेड टू, आपको बताना है कौन सी जगह से रिलेट करते हैं। पहला है ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है यमन एंड द लास्ट वन इज सऊदी अरेबिया। सो यहाँ पे आपको बताना था कि कहाँ से रिलेट करते हैं, और ये तीनों प्लेसेस आपके सी विच मीन्स यमन से रिलेट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने का तो इसमें है नहीं, तो आपको बस यहाँ पे इतना बता दीजिए कि ईरान, इराक और यमन की कैपिटल्स क्या क्या हैं। देखिए मैं आपको कैपिटल्स, आप अब ये मत सोचिएगा कि कैपिटल्स क्यों पूछ रही है, बट कैपिटल्स कई बार ऐसा हो जाता है कि कैपिटल्स आपका अरेंज करने के लिए आ जाते हैं जोग्राफिकल लोकेशंस में, ओके, या फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसका मेंशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री की कैपिटल क्या है, और स्पेशली ये कंट्रीज़ क्योंकि ये न्यूज़ का पार्ट रहती हैं करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा। सो 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच जनरेट लाइबिलिटी और डिक्रीज द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट रिसीव्ड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो आपको करेक्ट बताना था ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो इसका आंसर था आपका सी, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक मिनट, आप यहाँ पे आई गेस कुछ गड़बड़ है। तो इसका जो आंसर होगा आपका सही है, आपका ये दोनों सही है। सो कैपिटल रिसिप्ट वही रिसिप्ट होती हैं जो लाइबिलिटी जनरेट करती हैं और फाइनेंशियल एसेट को डिक्रीज करती हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती हैं जिससे गवर्नमेंट रिकवर वी कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है आपका, इसका आंसर होगा सी, विच मीन्स आपके बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर इज करेक्टली मैच, आपको करेक्टली मैच बताना है। पहला था आपका किगाली अमेंडमेंट। सो किगाली अमेंडमेंट था आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर नागोया प्रोटोकॉल वेस्ट डिस्पोजल, कार्टिजिना प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज, बेसल कन्वेंशन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। करेक्टली मैच बताना था, तो इसका आंसर बहुत इजी है, आपका फर्स्ट वाला करेक्टली मैच है, ओके। बाकी तीनों आपके करेक्टली मैच नहीं है। तो बस आपको यहाँ पे एक बार देखिएगा कि नागोया प्रोटोकॉल बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नागोया प्रोटोकॉल किसके लिए था, कार्टिजिना किसके लिए था और बेसल कन्वेंशन किसके लिए था, ओके। पढ़ रखा है हमने तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। सो लास्ट क्वेश्चन जो था हमारे टेस्ट का, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ रिफॉर्म्स इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। नरसिम्हन कमेटी, शिखतकर कमेटी, रुबैरियो कमेटी, सुदेश श्रीवास्तव कमेटी। सो ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ओके, क्योंकि नरसिम्हन कमेटी आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेट करती है तो नहीं होगा, ओके। रुबैरियो कमेटी पुलिस रिफॉर्म्स की है, नहीं होगा। शिखतकर कमेटी इसका आंसर था ऑब्वियसली। सुधीर श्रीवास्तव कमेटी भी आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेट करती है तो नहीं होगा। सो इसके साथ ही हमने अपने टेस्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से स्कोर किया होगा। ये एक बार एक एक सारा एक साथ आपको आंसर की 1 से 15 तक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने आंसर्स को तो कर सकते हैं, ओके। और बिल्कुल अपने स्कोर चेक करिएगा, कितने क्वेश्चन स्किप करे हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, कितने सही कितने गलत हुए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। और अच्छे से पढ़ते रहिए। Thank you so much. Thank you for attempting. Thank you for participation. Take care. Take care of yourself. Just be happy. Stay happy. Thank you so much.